चलो भाई देखो, तो अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोग्राफी। मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ह्यूमन फिजियो, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मानव शारीरिकी। ह्यूमन फिजियो में हम लोग अंग तंत्रों के बारे में बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। आई रिपीट, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। और जो हम सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई रिपीट, हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट, जो हम सबसे पहला वाला पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्त, तो पाचन तंत्र में सबसे पहली बात की हम पढ़ेंगे क्या क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र में होता क्या क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन यूज में आते हैं, आई रिपीट जितने भी ऑर्गन यूज में आते हैं, हम उन सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र, आई रिपीट जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे डाइजेशन की, पाचन की अगर हम बात करेंगे भाई, तो जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, द डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा गया डायरेक्टली कि बताइए मानव शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वह कहां से स्टार्ट होती है, तो यू शुड नो दैट जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो पाचन की प्रक्रिया होती है मानव में, वह मुंह से स्टार्ट हो जाती है। और याद रखेंगे बाकी तो पूरी प्रक्रिया में हमने पाचन के बारे में ही पढ़ना है, तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि जो हमारा पाचन तंत्र होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन, जितने भी अंग यूज में आएंगे, जितने भी अंग यूज में आएंगे, उन सभी ऑर्गन्स, उन सभी अंगों की बात करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अपना हमारे मुंह वाले एरिया की, यानी कि मुंह वाले पार्ट की। क्लियर हो गया। आई रिपीट, जो सबसे पहले हम बात करेंगे मुंह वाले पार्ट की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बकल कैविटी, हिंदी में कहा जाता है मुख गुहा। सबसे पहले हम बात करेंगे बकल कैविटी की, उसके बाद याद रखेंगे बकल कैविटी और स्टमक को बीच से एक पाइप जोड़ता है जिसे हम कहते हैं ओसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद स्टमक हम लोग बात करेंगे, स्टमक से नीचे जुड़ी होती है इंटेस्टाइन, हम लोग बात करेंगे उसके बाद इंटेस्टाइन की। ये मोटा मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को बताया है, बीच में यहीं पर लिवर वगैरह वगैरह की भी हम बात करेंगे, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप लोगों को जो बताऊंगा, मैंने आप लोगों को बताया दैट विल बी बकल कैविटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। आई रिपीट, अब बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बस बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग मुंह से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पाचन तंत्र पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। मगर जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम बकल कैविटी। सबसे पहली बात, बकल कैविटी के अंदर आता क्या क्या है। पहला पार्ट है बकल कैविटी। सबसे पहले बकल कैविटी के अंदर जैसे हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे टंग के बारे में। क्लियर हो गया भाई। मेन यही दो होते हैं आप लोगों के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टीथ, टंग, और वैसे एक और टॉपिक होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथियां। स्लाइवरी ग्लैंड से आप लोगों की परीक्षा में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब ध्यान से सुनते रहना, स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि जिसे हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। एक नया शब्द आप लोगों को दिख रहा है ग्रंथियां, ग्लैंड्स, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी थोड़े दिनों बाद आ जाएगा हमारा कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्रंथियां क्या होती हैं। तो याद रखेंगे भाई, आई रिपीट बक्कल कैविटी, इसके अंदर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। आई रिपीट, पाचन में हमारे शरीर के जो जो अंग कार्यरत होंगे, पाचन करने में जो जो अंग सहायक होंगे, उन सभी अंग, उन सभी ऑर्गन्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम बकल कैविटी। याद रखना, बकल कैविटी के अंदर तीन चीजें, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स। आई रिपीट, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ध्यान से सुनेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें जो हम सबसे पहली बात करने वाले हैं that will be all about teeth। क्लियर हो गया। I repeat, that will be teeth। क्लियर हो गया भाई। अगर हम बात करेंगे टीथ की, अगर हम दांतों की बात करेंगे, तो टीथ से जो आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के टीथ से बनते हैं। देखिएगा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो हमारे टीथ होते हैं देयर ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्परेरी टीथ। सबसे पहले तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए जो परमानेंट होते हैं वो कितने होते हैं, और आपसे पूछा जाएगा जो टेम्परेरी होते हैं वो कितने होते हैं। तो भाई आपको याद रखना है, जो परमानेंट टीथ होते हैं दे आर 32 इन नंबर्स, वेयर एज टेम्परेरी टीथ आर 20 इन नंबर्स। आई रिपीट, सबसे पहला ये सिंपल सा क्वेश्चन है, परमानेंट की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि जो एक बार आते हैं, यानी कि जितने हमारे पास रहते हैं। क्लियर हो गया। और अगर हम टेम्परेरी टीथ की बात करेंगे
तो याद रखेंगे दोस्त, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं दे आर 20 इन नंबर्स। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी के लिए, बस आपको दिमाग में रखना है। डायरेक्ट पेपर में आएगा परमानेंट 32, टेम्परेरी 20। अगला, अब ध्यान से सुनेंगे, आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर से टीथ से। मैं बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप ही की बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, सो यू विल गेट इंटरेस्ट इन इट। अगर हम बात करेंगे अगली बात कि हमारे जो दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो आपको याद रखना है हमारे दांत 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। क्लियर हो गया भाई? आई रिपीट, देयर आर टीथ के जो हमारे पास टाइप्स होते हैं। मगर यहाँ पर से ध्यान से सुनना, अगर मैं दांतों के प्रकारों की बात करूंगा, अगर मैं टाइप्स ऑफ टीथ डिस्कस करूंगा, यहाँ पर को टाइप्स ऑफ टीथ डिस्कस करने के साथ साथ एक और चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है हमारा टीथ फॉर्मूला, या जिसे हम लोग कह सकते हैं डेंटल फॉर्मूला। आई रिपीट, जिसे हम लोग कह सकते हैं डेंटल फॉर्मूला। और याद रखेंगे भाई, जो 4 टाइप के टीथ होते हैं, ध्यान से सुनना, बोलना मत, ICPM करके आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आई से इंसिसर होता है, सी से कैनाइन होता है, पी से प्री मोलर होता है और एम से मोलर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई से इंसिसर होता है, सी से कैनाइन होता है, पी से प्रीमोलर होता है, एम से मोलर होता है। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो इंसिसर को हिंदी में कृतक कहा जाता है, कैनाइन को रदनक कहा जाता है, प्रीमोलर को अग्र चवर्णक कहा जाता है और मोलर को चवर्णक कहा जाता है। आई रिपीट भाई, जो इंसिसर होते हैं, आई रिपीट, इंसिसर को कृतक कहा जाता है, जो कैनाइन टीथ होते हैं उनको रदनक कहा जाता है, जो प्री मोलर होते हैं उन्हें अर्ध चवर्णक कहा जाता है, जो मोलर होते हैं उन्हें चवर्णक कहा जाता है। अब यानी कि अगर मैं लास्ट से बात करूंगा, देखिए भाई, अब मैं अगर डेंटल फॉर्मूले की बात करूंगा, डेंटल फॉर्मूला लिखे कैसे रहते हैं, ध्यान से सुनना भाई। अगर हम डेंटल फॉर्मूले की बात करेंगे, जो डेंटल फॉर्मूला हमारे दांतों का लिखे रहता है, हम लोग वो कैसे लिखे रहते हैं, यानी कि हर प्रकार के दांत हमारे यहाँ कितने होते हैं। देखो भाई, आपको एक बात सिंपल बताइए, आपका ऊपर वाला जबड़ा हो जाएगा, ये नीचे वाला जबड़ा हो जाएगा। आपको एक बात बताओ, नीचे ये जो बीच वाला पार्ट होता है भाई, बीच वाले पार्ट से जो इधर को दांतों का सेट होगा, बिल्कुल सेम वही दांतों का सेट इधर भी होगा, बिल्कुल इधर को जो सेट होगा वही इधर को भी सेट होगा। तो जो हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है भाई, आई रिपीट, जो ह्यूमंस में डेंटल फॉर्मूला होता है, आई रिपीट, जो ह्यूमंस में डेंटल फॉर्मूला होता है वो बस एक साइड का होता है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे होंगे बस। क्लियर हो गया ना? याद रखेंगे। और जो डेंटल फॉर्मूला होगा, अगर आप उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है 4 सेट होते हैं, एक जैसे दांतों के 4 सेट होते हैं, अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके सम को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल टीथ यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं, अगर हम ICPM के हिसाब से बात करेंगे तो जो परमानेंटल हमारे दांत होते हैं उसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 1 2 3। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर को लिखूंगा, इस चारों को मैं फिर से बनाऊंगा मगर अब मैं लिख के लिखूंगा, ध्यान से समझना। 2 1 2 3 पहले साइड में, दूसरे साइड में भी वही होगा 2 1 2 3, होल के अपॉन में 2 1 2 3 इसके नीचे होंगे, 2 1 2 3 इसके नीचे होंगे। यानी कि अगर अब देखो, अब मैं इसी वाले को यहां लिख दूंगा। क्लियर हो गया ना? ICPM। क्लियर हो गया? अब मैं इसको भी लिख दूंगा यहां पर को। ठीक हो गया ना? ICPM। क्लियर हो गया ना? अब मैंने ये लिख दिया ICPM और मैंने ये भी क्या लिख दिया, ICPM। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? यानी कि अगर अब ऐसे पूछा जाएगा, अगर मैं बात करूंगा इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अगर टोटल दांतों की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम टोटल दांतों की बात करेंगे तो जो इंसिसर होते हैं वो 8 होते हैं। याद रखना, जो इंसिसर होते हैं, आई रिपीट, वह 8 होते हैं। अगर कैनाइन की बात करेंगे ये 4 होते हैं। अगर हम प्रीमोलर की बात करेंगे, आई रिपीट, अगर हम प्रीमोलर की बात करेंगे फिर से ये 8 होते हैं। और अगर हम मोलर की बात करेंगे तो ये कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। अगर आप मैंने बोला आपके मुंह में पूरे 4 सेट हैं, यहां पर से लेकर इधर को 1 सेट, ये बीच से लेकर इधर को 2 सेट। अगर हम लास्ट वाले दांतों की बात करेंगे, जो सबसे कोने के दांत होते हैं वही होते हैं मोलर। अब देखो मोलर 12 है टोटल। अब देखना इसका मतलब, इधर लास्ट में, इस साइड वाले जबड़े में लास्ट में कितने, 3, इस साइड वाले लास्ट में भी कितने, 3। क्लियर हो गया? देखो ऐसे में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो खाली ऐसे करके लिखा जाता है। क्लियर हो गया ना? और यही कहां भी होता है, दूसरे साइड भी होता है। यही कहां होता है, दूसरे साइड भी होता है। समझ में आ गया? अगर पूछेगा टोटल तो ये है इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और अगर डेंटल फॉर्मूला पूछेगा तो आपको ये जवाब देना है। वैसे आपकी परीक्षा में इतना डिटेल पूछा नहीं जाता है, आपके पेपर में बस एक बार परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ का क्वेश्चन देखा गया है, बट अगर आएगा तो आप लोग इसको टिक मार्क लगाएंगे। क्लियर हो गया भाई? मान लो
अगर आपसे पूछेंगे बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो आप बोलेंगे सबसे पहले इंसिसर आते हैं। आई रिपीट, बच्चों में जो सबसे पहले दांत आते हैं वो आगे के ये वाले इंसिसर आते हैं। देखो भाई, ये जो आगे के होते हैं, ऐसे बता देते हैं, आगे के जो है दो होते हैं इंसिसर होते हैं, ये बगल में, मतलब जो तिकोने दांत होते हैं ना, ये दो तिकोने दांत ये कोने में, और दो तिकोने दांत यहाँ पर, कोई कुत्ते वाले दांत भी कह रहे हैं कोई, बिल्कुल वही वाले। अब बताओ 4 हैं तुम्हारे शरीर में टोटल, यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं 4, और देखो एक एक है ना, वो एक ऊपर एक नीचे, एक साइड में, दूसरे साइड में भी एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर हो गया भाई? ज्यादा हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर टीच में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए भाई, आगे बढ़ रहे हैं फिर। अगर टीच में किसी ने कुछ पूछना है तो चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं पूछना है तुमने, मुझे पता है। देखो दूसरा हम बात करेंगे टंग की। आई रिपीट, दूसरा जो हम बात करेंगे टंग की, यानी कि जीभ की बात करेंगे। अब जीभ से जो क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से सुनिएगा। जीभ से आपसे जो सबसे पहला पूछा जाएगा, याद रखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेंगे बताइए जो हमारी जीभ होती है यह एक कैसा ऑर्गन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा जाएगा जो जीभ होती है वह हमारी कौन सी हड्डी में टिकी होती है। आई रिपीट, जो हमारी जीभ होती है वह कौन सी हड्डी में टिकी हुई होती है। और जो तीसरा आपसे पूछा जाएगा वह उसकी लंबाई पूछी जा सकती है। तो ध्यान से सुनेंगे भाई, ठीक हो गया? जो टंग होती है इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। अगला जो जीभ होती है भाई, हमारा जो गला होता है, गले में एक ही हड्डी होती है। आई रिपीट, गले में एक ही हड्डी होती है, एच शेप की हड्डी होती है हमारे गले के अंदर, और उसी को कहते हैं हॉइड बोन। मैं आपको ऐसे याद करा रहा हूं, उसी को कहते हैं हॉइड बोन। और याद रखेंगे जो हमारी जीभ होती है यानी कि टंग जो होती है वह जो टिकी होती है, वह टंग इज अटैच्ड टू, मैं सिंपल लिख रहा हूं, टंग इज अटैच्ड टू, जिससे जीभ टिकी होती है। आई रिपीट, जिस पर जीभ टिकी होती है वह हमारी होती है हॉइड बोन। आपके पेपर में डायरेक्ट भी आ सकता है, बताइए निम्न में से कौन सी हड्डी गले में होती है? गले की हड्डी को कहा जाता है हॉइड बोन, और इसी बोन पर हमारी जीभ टिकी होती है। और अंतिम क्वेश्चन अगर पूछा गया, आपसे बोलेंगे यह एक कैसा ऑर्गन है, तो आप बोलेंगे मस्कुलर ऑर्गन। आई रिपीट, यह एक मांसपेशीय अंग है। आई रिपीट, यह एक मांसपेशीय अंग है। जो मस्कुलर ऑर्गन, यह एक मांसपेशीय अंग है। ये था हमारा जीभ। ध्यान से सुनेंगे। अभी हम बस मुंह वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमने दांतों के बारे में बात करी, और दूसरा हमने इसमें जीभ के बारे में बात करी। अब जो हम बात करने वाले हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट, सलाइवा, यानी कि जो हमारा लार होता है, हम लार के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा भाई, लार से बढ़िया प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में। एक बार बहुत ही बढ़िया प्रश्न भी आया हुआ है जिसको मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक हो गया भाई? अगर आपसे सलाइवा से क्वेश्चन पूछा जाता है, आई रिपीट, अगर आपसे सलाइवा से क्वेश्चन पूछा जाता है, लार से प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए, आई रिपीट, अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए जो सलाइवा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो एक बात याद रखेंगे भाई, उसका पीएच मान होता है वह 6.8 होता है। आई रिपीट, 6.8। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, 7 से अगर कम पीएच मान है तो वह एसिडिक होगा। आई रिपीट, वह एसिडिक होगा यानी कि अम्लीय होगा, और अगर 7 से ज्यादा है तो वह बेसिक होगा यानी कि क्षारीय होगा। अगर आपसे कभी डायरेक्ट पूछा जाता है जो लार होता है वह एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो आप बोलेंगे अम्लीय होता है। 6.8 मतलब ज्यादा अम्लीय नहीं होता है, लगभग अम्लीय होता है। ठीक हो गया ना? हल्का सा अम्लीय होता है, क्योंकि अगर 7 होता तो वो न्यूट्रल हो जाता। आई रिपीट, बहुत न्यूट्रल हो जाता। अगला क्वेश्चन, जो आप खाना खाते हैं, जब मैंने आपको बोला था कि जो आपका डाइजेशन होता है वह मुंह से स्टार्ट हो जाता है। आई रिपीट, जो आपका डाइजेशन होता है वह मुंह से स्टार्ट हो जाता है। आपसे पूछेंगे सलाइवा जो होता है हमारा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आई रिपीट, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके वजह से हमारा डाइजेशन होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर कोई एक एमाइलेज पाया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको याद रखना है यहां पर को जो एंजाइम पाया जाता है वो है एमाइलेज एंजाइम। अब देखो, तुम बोलोगे कि एंजाइम क्या होता है, क्लियर हो गया ना? अगर पूछोगे कि एंजाइम क्या होता है तो आपको बस इतना याद रखना है, एक केमिकल होता है जो हमारे
बॉडी के कुछ पार्ट्स से निकलता है। क्लियर हो गया ना। एक जैसे अगर हम मुंह की बात करेंगे, क्लियर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो हमारा केमिकल होता है वो मुंह से निकलता है और मुंह में ही रहता है, और इसका काम जो होता है, जो केमिकल है, यह एमाइलेज। आई रिपीट भाई, यह एमाइलेज। एमाइलेज भी दो एमाइलेज होते हैं हमारे मुंह पर। आई रिपीट, एक होता है सलाइवरी एमाइलेज, एक होता है टाइलिन एमाइलेज। अगर कभी ऑप्शन घुमा के पूछेगा, अगर पूछेगा सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, पी साइलेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं टाइलिन एमाइलेज। आई रिपीट भाई, एक होता है टाइलिन और एक होता है सलाइवरी। आई रिपीट, एक होता है सलाइवरी एमाइलेज, एक होता है टाइलिन एमाइलेज, और इन दोनों का, ये दोनों के दोनों एंजाइम मुंह में पाए जाते हैं। ये आपके पेपर में आ चुका है पहले। आई रिपीट, ये आपके पेपर में आ चुका है पहले। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनाएगा। अगर आपसे पूछेंगे बताइए मुंह में जो स्टार्च मतलब जो आप खाना खाते हैं, सिंपल तरीके से उसमें उसको स्टार्च बोलते रहा हूं, जो आप खाना खाएंगे उसका पाचन मुंह में होता है, उसका पाचन किस कारणवश होता है, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो मुंह से ही खाने का पाचन शुरू कर देता है, तो आप बोलेंगे एमाइलेज होता है। दो तरह के एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन एमाइलेज, ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं जो मुंह में ही खाने का पाचन कर देते हैं। आई रिपीट, जो मुंह में ही खाने का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। बताइए, समझ में आ गया। यहाँ पर लाइसोसोम भी पाए जाते हैं बट नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये था आप लोगों का मुख यानी कि बकल कैविटी वाला पार्ट। बकल कैविटी में देखिएगा हमने तीन चीजें पढ़ी। आई रिपीट, बकल कैविटी में हमने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने टीथ पढ़े, टीथ के बाद हम लोगों ने टंग पढ़ी, टंग के बाद हमने सलाइवा पढ़ा, और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वह था सलाइवा का पीएच मान, जो लगभग एसिडिक होता है, 7 में न्यूट्रल होता है, 7 से कम होगा तो एसिडिक, मगर वो बहुत ही लगभग 6.8 बहुत ही करीब था। तो याद रखेंगे 6.8 जो आपका सलाइवा होता है दैट इज एसिडिक इन मीडियम। क्लियर हो गया भाई, वो होता है एसिडिक इन मीडियम। क्लियर हो गया भाई। और याद रखेंगे जब हमारे मुंह का, आई रिपीट, जब हमारे मुंह का पीएच मान बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्लियर हो गया, तो उससे फिर बहुत सारी चीजें होती है, वो हम डिजीजेस में पढ़ेंगे आप लोगों को। दांतों में कौन कौन डिजीजेस हो जाती हैं और जगह भी, यानी कि जो मुंह में जो डिजीज होती है, गले में कभी कभी डिजीजेस हो जाती हैं, व्हाइट बोन में डिजीज हो जाती हैं, तो उन डिजीजेस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग बस मेन चीजें पढ़ रहे हैं। अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओसोफेगस के बारे में, ग्रास नली के बारे में। जो ग्रास नली डायरेक्टली हमें स्टमक से जोड़ती है, और फिर हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। बट उससे पहले अगर इतने में कोई डाउट्स हैं तो बताइए। चलिए भाई, अब जो हम बात करेंगे, हमने जो सबसे पहले हाँ, जो हमने सबसे पहले बात करी थी वो हमने बकल कैविटी के बारे में बात करी। उसके बाद जो दूसरा अंग होता है जो बकल कैविटी मुंह को और पेट को जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं ओसोफेगस। आई रिपीट भाई, उसे हम बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस से बस दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ओसोफेगस को एक और हिंदी में तो बोलते हैं ग्रास नली, और इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में एक और चीज बोल सकते हैं, फूड पाइप। आई रिपीट, इसी को बोला जाता है फूड पाइप। ओसोफेगस बोलिए, ग्रास नली बोलिए, फूड पाइप। अगर आपसे फूड पाइप या ओसोफेगस की लंबाई पूछेगा तो आपको याद होनी चाहिए ये 25 सेंटीमीटर, और अभी अभी हमने पढ़ा था जो जीभ होते हैं, जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर। मगर इससे एक क्वेश्चन बनता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओसोफेगस से, बस एक ही क्वेश्चन बनता है, और वह क्वेश्चन क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना। जो ओसोफेगस होता है, आपसे पूछेंगे बताइए ओसोफेगस के अंदर कौन सा मोशन होता है, यानी कि कौन सी गति होती है, यानी कि कौन से तरह का मोशन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको एक टाइप का मोशन याद रखना है, पेरिस्टेल्सिस मोशन। ध्यान से सुनेंगे मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, पेरिस्टेल्सिस मोशन। अब इसे हम लोग ऐसे क्रमानुकुचन मोशन भी बोलते हैं, क्रमानुकुचन गति भी बोलते हैं, सपोज इंग्लिश में क्रमानुकुचन गति। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो देख लेना आप लोग। क्रमानुकुचन गति ये एक तरह का मोशन होता है। मैं आपको समझा देता हूं होता क्या है। जैसे ये ओसोफेगस है, ओसोफेगस के अंदर, आई रिपीट, ओसोफेगस में जो फूड यानी कि जो खाना जाता है वो कुछ इस टाइप से पैकेट्स के रूप में, यानी कि ऐसे करके ये इस टाइप के मोशन को, यानी कि इस टाइप के जो पैकेट्स के थ्रू खाना जाता है हमारे पेट के अंदर, और इस टाइप के मोशन को ही बोला जाता है पेरिस्टेल्सिस मोशन। क्लियर हो गया, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आपसे पूछेगा मुंह को और स्टमक को कौन जोड़ता है, तो इट कनेक्ट्स बकल कैविटी, इट कनेक्ट्स बकल कैविटी टू स्टमक। ये अमाशय और मुख गुहा को जोड़ता है, मुख
गुहा की अगर हम बात करेंगे बकल कैविटी, स्टमक मतलब होता है अमाशय या इन दोनों को जोड़ता है। अब हम लोगों ने बकल कैविटी पढ़ लिया, ओसोफेगस पढ़ लिया। अब जो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा वह स्टमक के बारे में पढ़ाऊंगा। आई रिपीट, वो जब हम डायरेक्टली पढ़ेंगे वो हम स्टमक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा भाई, अब स्टमक क्या होता है। अगर हम बात करेंगे अमाशय स्टमक की, तो अगर आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टमक के बारे में, यहाँ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न निकल कर आते हैं स्टमक के बारे में, अमाशय के बारे में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे इसका आकार पूछा जाएगा। जो अमाशय होता है इसका शेप क्या होता है, इसका आकार क्या होता है। आप बोलेंगे इट इज जे शेप्ड। आई रिपीट, इसका जो आकार होता है जे आकार का होता है। आई रिपीट, स्टमक जो होता है हमारा इट इज जे शेप्ड, इसका जो आकार होता है वह जे आकार का होता है। अगला पॉइंट, इसके 3 भाग होते हैं। स्टमक के वैसे 3 पार्ट्स होते हैं, मगर वो पार्ट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा जो स्टमक होता है। आई रिपीट, जो हमारा स्टमक होता है, हमारा स्टमक का पीएच वैल्यू, हमारे स्टमक का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान से आप लोगों को 2 क्वेश्चंस याद करने हैं। आपसे पूछा जाएगा अगर स्टमक का पीएच मान, तो आप लोगों ने डायरेक्ट बोलना है हर जो हमारे स्टमक होते हैं इसका जो पीएच मान होता है इट वेरीज फ्रॉम 1.5 टू 1.8। क्लियर हो गया। और आपको पता है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। और याद रखेंगे भाई, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट में एक एसिड पाया जाता है और आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताइए कौन सा एसिड, आई रिपीट, कौन सा ऐसा अम्ल है, कौन सा अम्ल आपके पेट में पाया जाता है। तो आपको बताना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई रिपीट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है जो आपके पेट में पाया जाता है। और याद रखेंगे इसका काम क्या होता है। इस एसिड का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। आई रिपीट, इस एसिड का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। और याद रखेंगे ये एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है। बट अब मेन बात है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या करता है, जो HCl होता है, ध्यान से सुनना, मैं कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने आपको एक बात बताया था अभी, जो हमारा मुंह होता है, ध्यान से सुनना भाई, जो हमारा मुंह होता है, मुंह में हमारे एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। हमारे जो मुंह होता है, हमारे मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। मैंने आपको बताया था एंजाइम, बस आप इतना मानिए, अभी थोड़ी देर में मैं क्लियर कर दूंगा एंजाइम क्या होता है। बस आप इतना मानिए कि जो एंजाइम होता है वह एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है। तो जो पेट के अंदर HCl होता है, इसका काम सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया को मारता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ लिया कभी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बैक्टीरिया को मारता है, इट किल्स बैक्टीरिया। आई रिपीट, इट किल्स बैक्टीरिया। ये जो है जीवाणुओं को मारता है। आई रिपीट, ये जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को मारता है। अगला इंपॉर्टेंट काम है भाई HCl का। अब जो हमारे पेट में एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि अब खाने को डाइजेस्ट करना है, तो खाने को जो डाइजेशन होता है वह एंजाइम के द्वारा होता है। पेट में खाना तो चले गया, अगर पेट में खाना गया मगर खाना अब पचेगा कैसे, तो उसको पचाने का काम करता है एंजाइम। कुछ केमिकल आएगा जिसे हम एंजाइम बोलते हैं, वो केमिकल खाने में मिलेगा और खाने का हो जाएगा पाचन। तो याद रखेंगे जो HCl होता है पेट के अंदर, ये हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। आई रिपीट, हमारे पेट के अंदर एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम HCl करता है। और इसीलिए जो हमारे पेट में जो एंजाइम पाए जाते हैं, आई रिपीट, हमारे पेट में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो 2 एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। आई रिपीट, इट एक्टिवेट एंजाइम्स, इसका काम होता है ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इट एक्टिवेट्स एंजाइम, ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और एंजाइम हमारे पास 2 होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। आई रिपीट भाई, पेप्सिन और रेनिन। अच्छा, मुंह में जो हमारे पास एंजाइम था वो था एमाइलेज। अरे मैं फिर कह रहा हूं, ए मतलब स्टार्टिंग में आता है अल्फाबेट के, और मुंह में ए ही पाया जाता है। याद रखना, मुंह में ए से एमाइलेज पाया जाता है। एक होता है स्लाइवरी एमाइलेज, एक होता है टाइलिन एमाइलेज। अरे मैं फिर कह रहा हूं, एक होता है स्लाइवरी एमाइलेज, एक होता है टाइलिन एमाइलेज। और वहीं पर को पेट में दूसरे पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं, एक होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है रेनिन एंजाइम। आई रिपीट, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। ये दोनों के दोनों जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पेट में पाए जाते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। आई रिपीट, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। ये था आपका स्टमक। अब क्या होता है, जो स्टमक होता है
वो हमारा जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। आई रिपीट, जो स्टमक होता है वो हमारा जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर पे को जो हमारे पास होती है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए भाई, अब मैं आपको हल्का हल्का सा कुछ बहुत चीजें समझाऊंगा जो आपने समझनी है इंपॉर्टेंट तरीके से। देखो, अगर हम बात करेंगे, अगर हम किसी भी एक व्यक्ति की बात करेंगे, अगर किसी के भी मुंह वाला पार्ट अगर हम बात करेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति के अगर हम मुंह वाले पार्ट की बात करेंगे, यहाँ पर से एक ओसोफेगस कनेक्टेड होती है, यहाँ पर से एक ग्रास नली कनेक्टेड होती है, और याद रखेंगे भाई इसी ग्रास नली से कनेक्टेड होता है आप लोगों का अमाशय, आप लोगों का स्टमक। क्लियर हो गया भाई? और जो स्टमक होता है, स्टमक से नीचे को जेजुनम वाला जो भाग होता है सपोज, इससे आप लोगों की अंदर जो जुड़ी रहती है, इससे जो अंदर होती है, ये होती है आप लोगों के कुछ इस टाइप की स्मॉल इंटेस्टाइन। आई रिपीट, और याद रखेंगे जो इसको सराउंड करती है वो होती है आप लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन। आई रिपीट, वो होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। इस वाले पार्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, बकल कैविटी के बारे में, ओसोफेगस के बारे में मैंने पढ़ाया, अभी अभी हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर होती है स्मॉल होती है, ये लार्ज होती है। अब वैसे तो ये वाली, आई रिपीट, ये वाली वैसे तो आपको दिख रहा है कि बड़ी है, मगर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका डायमीटर होता है, इसका व्यास होता है, वह छोटा होता है, और जो बाहर से होती है इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बाहर वाली होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो अंदर होती है, अंदर वाली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ दिया। मगर हाँ, यहाँ पर को, आई रिपीट, यहाँ पर को आपकी दो चीजें और कनेक्टेड रहती हैं। आई रिपीट, यहाँ पर को आपकी दो चीजें और कनेक्टेड रहती हैं, एक होता है लीवर, एक होता है पेनक्रियाज, और ये दोनों से भी छोटी सी नलियां यहीं पर को ऐड होती हैं। और याद रखना, अभी तक जो मैं एंजाइम चिल्ला रहा था, इनका काम भी वही होता है, ये कुछ केमिकल को यहाँ से इधर डालते हैं, और जो हमारा खाना इधर आया होता है वो या तो पचने का काम करता है, या कुछ और एक्टिविटीज उस केमिकल के थ्रू होती हैं। यानी कि अब हमने दो तीन चीजें और पढ़नी है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक है आपका लिवर और एक है आपका पेनक्रियाज। क्लियर हो गया ना? वो कुछ लगभग यहाँ पर को होते हैं। आई रिपीट, लिवर और पेनक्रियाज, लिवर और पेनक्रियाज। क्लियर हो गया ना? यकृत और अग्नाशय हमने यहाँ पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है इसके, उसको फिर पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, क्योंकि जो पेट होता है डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, और फिर हम लोगों ने लिवर और पेनक्रियाज, और हमने लार्ज इंटेस्टाइन, और तब जाके आपका खत्म होगा पाचन तंत्र। क्लियर हो गया ना? यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई डाउट्स है किसी को? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर से आप लोगों को, अब छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, इनको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट, हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। फिर हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। क्लियर हो गया? देखिएगा भाई, सबसे पहले उसको अपने आप रहने देते हैं। अगर आपसे पूछेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो याद रखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक हो गया भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। आई रिपीट, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे आप लोग कहते हैं छोटी आंत। क्लियर हो गया? जिसे आप लोग कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अगर हम छोटी आंत के बारे में बात करेंगे, इसकी लंबाई तो बड़ी होती है, मैंने आपको बताया, मगर जो इसका व्यास होता है वह क्या होता है भाई? छोटा होता है। इसकी जो लेंथ होती है, आई रिपीट, जो इसकी लंबाई होती है वह 6 से 6.5, और याद रखेंगे जो इसका डायमीटर होता है, आई रिपीट, जो इसका डायमीटर होता है, जो इसका व्यास होता है, वो लगभग 1 इंच का होता है। रिपीट, वह लगभग कितने का होता है? 1 इंच का होता है। आगे बढ़ेंगे भाई, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। आई रिपीट, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, मगर उन पार्टों से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई? सुनना भाई, ध्यान से सुनना। होता क्या है, आई रिपीट, जो होता क्या है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है भाई, इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? आई रिपीट, इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपसे पूछेंगे बताइए, आई रिपीट, आपसे पूछेंगे बताइए, जो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके शरीर में पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहाँ होता है? याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे पूछेंगे खाने का पाचन कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे पेट में, मगर अगर बोलेंगे खाने का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो होता है इंटेस्टाइन में भाई। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले मुंह में जो खाना जाता है, पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मेन तरीके से जो खाना बचता है वो पेट में जाके पचता है। पेट में जाने के बाद जो खाना इंटेस्टाइन में जाता है,
जो खाना इंटेस्टाइन में जाता है उसी खाने से जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है वह इंटेस्टाइन द्वारा होता है। आई रिपीट, अगर एब्जॉर्प्शन पूछेगा इंटेस्टाइन, डाइजेशन पूछेगा स्टमक। अरे मैं फिर कह रहा हूं, डाइजेशन पूछेगा तो स्टमक, एब्जॉर्प्शन पूछेगा तो इंटेस्टाइन। और याद रखेंगे यहीं पर को छोटी आंत का जो तीसरा भाग होता है इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आई रिपीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण। मैं फिर कह रहा हूं, पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है, अरे ध्यान से सुनना, डाइजेशन पूछेगा तो स्टमक और अगर एब्जॉर्प्शन पूछेगा तो इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन पूछेगा तो इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना ही। अगर हम ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, आई रिपीट, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो याद रखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, जो लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 से 6.5 मीटर तक होती है, याद रखेंगे इसकी लंबाई बहुत ही छोटी होती है। ये लार्ज है। जो लार्ज होता है इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। जो इसका डायमीटर होता है वह लगभग 3 इंच हो जाता है। इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, इसका ज्यादा कोई फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया, ये थी आपकी दोनों की दोनों इंटेस्टाइन। आई रिपीट, ये थी आपकी दोनों की दोनों इंटेस्टाइन। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो चीजें यहाँ पर कोई जहां से क्वेश्चन बनता है, लिवर और पेनक्रियाज, यानी कि यकृत और अग्नाशय। क्लियर हो गया ना, लिवर और पेनक्रियाज। बताइए भाई, अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम लिवर और पेनक्रियाज के बारे में बात करने वाले हैं। समझ में आया?